we'll start with next topic, that is work done by a variable force. तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो सो फॉर व्हाट वी हैव सीन इज, अब तक हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था. मैकेनिक्स क्या है, उसके ब्रांचेस कौन से हैं. यू नो मैकेनिक्स से ब्रांच था स्टैटिक्स और था काइनेटिक्स से ब्रांचेस थे काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. देन वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. लीनियर मोशन में वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन होता है इन लाइन. मतलब इन केस ऑफ लीनियर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल. सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है परपेंडिकुलर. इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन the direction of velocity is always tangential and acceleration is always towards center. मतलब acceleration is always perpendicular to velocity. तो जब velocity और acceleration perpendicular हो तो resultant motion is always circular motion. अगर acceleration velocity they are not parallel and they are also not perpendicular, मतलब neither inline nor perpendicular, then the resultant motion is parabolic, जैसे कि projectile motion. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस देखे थे. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है. उसके बाद फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल फोर्सेस मिला के, जैसे अगर आपको याद होगा पहला चैप्टर जो आपका था 11th का वाला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें आप पहले बोलते हो कि हम लोग क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव. फिर आप बोलते हो कि फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज़ को एक साथ वापस से हम कैटेगरी करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो सिमिलरली फोर्सेस भी दो टाइप के हैं, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल. तो फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल फोर्सेस का हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. उसमें से पहला टाइप का क्लासिफिकेशन था कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो ऐसे फोर्सेस which come into existence when two bodies are in physical contact with each other are known as contact forces. Example उसका है frictional force और normal reaction force. Then you have forces which come into existence even if two bodies are not in physical contact with each other. Such forces are called as non-contact forces, जैसे gravitational force, जैसे electrostatic force. इसके बाद हमने फोर्स को क्लासीफाई किया था इफ यू रिमेंबर रियल एंड सूडो. तो रियल फोर्स जो होता है उसका ओरिजिन एक्सटर्नल होता है, बाहर से किसी ने लगाया होता है उसको. और जो सूडो फोर्स होता है उसका एक्सटर्नल ओरिजिन नहीं होता है, उसका ओरिजिन होता है इंटरनल. वो सूडो फोर्स इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इसके बाद हमने फोर्स को क्लासीफाई किया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. तो इफ यू रिमेंबर कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट. नो मैटर आप किसी भी मतलब वर्क करोगे, जब बॉडी पे वर्क करना मतलब फोर्स लगाना, तो किसी भी पाथ को बॉडी ने फॉलो किया होगा. वर्क डन इन ईच केस इज सेम. तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. और अगर वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो ये अब तक का समरी था. दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार. तो अब हम जाएंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक, इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर्स, काम का है और इम्पॉर्टेंट भी है. वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. अब ये वेरिएबल फोर्स क्या होता है वो भी समझ लेते हैं. सबसे पहले let us take a very simple example of constant force. Constant का मतलब होता है that the value is constant, it does not change. तो for example ये एक मैंने horizontal table ले लिया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया and let us say इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं. we are applying some force on this, horizontal force है. तो because of this force the object is displaced from some position A to some position B by a distance x. इसमें सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि फोर्स बॉडी कहीं पे भी हो, फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब फोर्स का वैल्यू अगर 5 न्यूटन है तो थ्रू आउट बिटवीन A एंड B द फोर्स विल रिमेन 5 न्यूटन ओनली. तो कांस्टेंट फोर्स है. तो ये तो हम
स्कूल लेवल में ही सीख लेते हैं व्हाट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो वी नो दैट व्हाट वी नो इज दैट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, work done by a constant force is force into displacement F into x. अगर displacement small होगा तो F into dx भी होगी, that is the only difference. लेकिन हर बार force constant है ऐसा नहीं होता है. Forces can change. Force can change with time. Force can change with distance. Force can change with velocity also. तो आप जब JEE के क्लासेस हम लोग लेंगे तब मैं आपको इन ये जो फोर्सेस है विच आर वेरिएबल फोर्सेस उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा. लेकिन सभी अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. फॉर एग्जांपल एज यू नो, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से दूर लेके जा रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा? डिक्रीज होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट टाइप का फोर्स है कि वेरिएबल टाइप का है? वेरिएबल, करेक्ट, राइट? तो व्हाट वी नो इज मोस्ट ऑफ द रियल फोर्सेस आर वेरिएबल, मोस्ट ऑफ देम. फॉर एग्जांपल इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स विल डिक्रीज, कम करोगे तो फोर्स विल इंक्रीज. तो वी नो दैट रियल फोर्सेस नॉर्मली दे आर वेरिएबल फोर्सेस. और हमको यहाँ पे देखना है, वी वांट टू स्टडी, जैसे तुमने कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन डायरेक्टली फाइंड कर लिया F इंटू एक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वेरिएबल के यहाँ चलता नहीं है तो हमारा यहाँ पे टास्क है टू स्टडी. So we want to study work done by variable force. We want to study work done by variable force. Right. तो अभी एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमको, हम जो अब तक ये इक्वेशन लिख रहे थे, पहली बात तो ये भी 100% करेक्ट नहीं है. फोर्स इनटू डिस्टेंस 10 तक ठीक, 11th स्टैंडर्ड में आते से ही यू शुड नो व्हाट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है वो. फिर अब हमको और एक चीज़ पता लगी कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स वॉज कॉन्स्टेंट, लेकिन दिस फोर्स कैन ऑल्सो चेंज. तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर उस केस में हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो वर्क डन फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं. एक को आप बोलते हो ग्राफिकल मेथड, तो वी विल सी बोथ ऑफ देम. इफ यू वांट टू फाइंड आउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स बाय ग्राफिकल मेथड या फिर बाय मैथमेटिकल मेथड. तो पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड थे वो समझ लेते हैं. और ध्यान देना कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इट इज़ टू सिंपल और आपको ये लगने ही वाला है आगे. तो एक काम करता हूँ, मैं ग्राफ तो प्लॉट करूँगा ही, लेकिन फिजिकल सिचुएशन अगर पता होगा तो ग्राफ ज़्यादा अच्छे से समझेगा. तो व्हाट आई विल डू इज, लेट अस से दिस इज हॉरिजॉन्टल टेबल और कुछ पॉइंट्स में पहले से मार्क डाउन कर लेता हूँ. लेट अस से ये P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली P पे है, उस पे हम लोग फोर्स लगाने वाले हैं और बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. तो मान लो वो P से कहाँ चला गया? Q पे. तो इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था? एट सम पॉइंट P. अब अपने आप तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, क्या लगाना पड़ेगा? तो वी विल बी अप्लाइंग फोर्स. लेकिन इस केस में मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है. हो सकता है P पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू थी 2 न्यूटन और Q तक आते आते हो सकता है उसकी वैल्यू हो गई 10 न्यूटन. तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट, करेक्ट. तो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है. अब इसी को मैं ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करने वाला हूँ. ये डायग्राम आपको नोट्स में नहीं दिया, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर प्लॉटिंग पोजीशन मतलब डिस्टेंस एंड फोर्स F. तो एक काम करता हूँ, वो जो दो पॉइंट्स है ना P एंड Q वो मार्क डाउन कर लेता हूँ. तो लेट अस से दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट. लेट अस अज्यूम
जब ऑब्जेक्ट P पे था तो उस पे जो फोर्स लग रहा है उसका कुछ वैल्यू होगा, लेट अस से F1, और जब वो Q पे आया तो फोर्स की वैल्यू चेंज होके हो गई F2। तो जब ऑब्जेक्ट या पार्टिकल P पॉइंट पे था तो फोर्स की वैल्यू थी लेट अस से F1, so this is the value of force। और जब ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल Q पॉइंट पे पहुंचा, Q पॉइंट पे पहुंचा तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई F2। तो लेट अस से द फोर्स वैल्यू इज नाउ F2, तो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज F2, ये यहाँ पे आ जाएगा F2। यहाँ तक क्लियर है सिचुएशन? एक ऑब्जेक्ट है, आई एम जस्ट गिविंग दिस फॉर एन एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, जब वो P पॉइंट पे आया तब उस पर फोर्स का वैल्यू था F1, वो जब Q पे गया मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स का वैल्यू हो गया F2। मतलब फोर्स का वैल्यू चेंज होना मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स है वेरिएबल। क्लियर? हमको फाइंड करना है कि जो वेरिएबल फोर्स उस पर लग रहा था, उस वेरिएबल फोर्स ने पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को P से Q लाने में कितना वर्क किया। जैसे कांस्टेंट फोर्स के केस में पार्टिकल को A से B मतलब x डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क हुआ, F इंटू एक्स। यहाँ पे तुम डायरेक्टली F इंटू एक्स क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अगर फोर्स की 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही है, तो आप सीधा सीधा फोर्स की वैल्यू को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, फोर्स इज 10 न्यूटन, तो इज वर्क डन 10 इंटू 2 20, राइट। तो वर्क डन एनर्जी तो 20 जूल का वर्क हो गया। लेकिन यहाँ इस केस में तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। वाई कांट वी डू, बिकॉज ऑफकोर्स फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हो रही है चेंज। मैंने समझ में आया? अब नोट्स में डायरेक्ट दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े 1-2 सिचुएशंस लूँगा और बाद में आपको बताऊँगा कि कैसे करते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स की वैल्यू हर एक मीटर डिस्टेंस में मतलब पर यूनिट लेंथ सेम अमाउंट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल P पे जब फोर्स की वैल्यू थी मान लो 2 न्यूटन थी, और P और Q में डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। P पे फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 2 न्यूटन, बराबर 2 न्यूटन। मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ कि हर एक मीटर में फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन से चेंज हो रही है। तो P पे कितने थी? 2 न्यूटन। P और Q का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। और हर एक मीटर में कितना चेंज हो रहा है? 2। तो Q तक आने में कितना हो जाएगा? 22, क्योंकि 2 फिर 1 मीटर के बाद और 2 फिर 1 मीटर के बाद और 2, तो हर एक मीटर में मतलब पर यूनिट लेंथ फोर्स का वैल्यू सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, बराबर। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चेंज इन फोर्स, क्योंकि हर यूनिट मीटर के बाद, हर यूनिट लेंथ के बाद वैल्यू ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग विद सेम अमाउंट। क्लियर? मैं बहुत सिंप्लीफाइड केस बता रहा हूँ अभी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब आप प्लॉट करोगे ना तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चेंज यूनिफॉर्म था, हर बार सेम डिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल चेंज। तो ग्राफ क्या आया? स्ट्रेट लाइन। मुझे अगर ऐसे केसेस में वर्क डन फाइंड करना है तो मैं वर्क डन पे आता हूँ, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में। यू रिमेंबर हमने चैप्टर नंबर 3 में 2 इंपॉर्टेंट टाइप के ग्राफ का स्टडी किया था। एक था पोजीशन वर्सेस टाइम। तो पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से तुमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? वेलोसिटी। कैसे? स्लोप से। वेरी गुड। क्योंकि बाय डेफिनेशन स्लोप इज y बाई एक्स, और उस केस में अगर आपको याद होगा आपने y एक्सिस पे पोजीशन प्लॉट किया था और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया था। तो स्लोप जो होता है y बाई एक्स, यहाँ पे y कौन है? पोजीशन है x, और x कौन है? t। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो तुमको वहाँ पे स्लोप से मिल रहा था वेलोसिटी। और जो दूसरा टाइप का ग्राफ था वो था वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम।
अब जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ था ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ था, यहाँ से तुमको दो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। अब ये एक्सेलरेशन कैसे, स्लोप क्या है y बाई एक्स, लेकिन y कौन है वेलोसिटी, x कौन है टाइम, तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन था, तो इसका स्लोप निकाल लिया मैंने, क्या मिल गया एक्सेलरेशन। और अगर देखो पहले केस में तुमने y बाई एक्स किया, मतलब y और x को डिवाइड किया। अगर तुम y और x को मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब तुम v को t से मल्टीप्लाई कर देते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस एंड दैट इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आया था उसके नीचे का जो भी एरिया होगा दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। तो y एक्सिस को अगर मैं x एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस केस में मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम होता है सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया तो क्या बचा मीटर, मतलब डायमेंशनली क्या है डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का सोचो। अगर मैं फोर्स को मतलब y एक्सिस को डिस्टेंस के साथ मतलब x एक्सिस पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन, बराबर करेक्ट। तो अगर मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व, मतलब मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। रिमेंबर अभी बहुत सिंपल वर्जन है ये, इट इज टू सिंपल, थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट करने वाला हूँ मैं, तो पहले इतना समझ लो। तो अगर हमारे पास, और बाय द वे मैथमेटिक्स में ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड ग्राफ। ये वेल डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको पता होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म आता है यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर मुझे फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ से वर्क निकालना है तो मुझे ये जो लाइन है इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पर तो बहुत इजी काम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब जिनको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकालते आता तो तुम्हारे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करना, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन डाल देना, ऊपर एक ट्रायंगल बन गया, नीचे रेक्टेंगल बन गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो लेट अस डेमोन्स्ट्रेट, एक काम करते हैं ना, छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। मान लेते हैं P पोजीशन लेट अस से इज 2 मीटर, Q इज लेट अस से 12 मीटर, F1 की वैल्यू मान लेते हैं 2 है और F2 की वैल्यू मान लेते हैं 22 है, राइट। तो व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस केस इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q? एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसको नाम दे देता हूँ मैं S, जिसको बोल देता हूँ मैं R। तो PS और QR ये पैरेलल साइड्स हैं, और यहाँ पे नाम देता हूँ M। तो पैरेलल साइड क्या है PS, व्हाट इज PS, कितना है ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है ना, PS 2 न्यूटन है तो 2 है, और QR कितना है 22, करेक्ट, बराबर। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट मतलब Q से P। सिर्फ क्या है ना, थोड़ा सा तुम उसको अलग एंगल से देखो समझ में आएगा, ये पैरेलल साइड्स है और ये हाइट है, कौन हाइट है SF, तो कितना है 10, वेरी गुड। 22 प्लस 2 24 बाई 2 12 इंटू 10 120 जूल। तो ये आपको मिल गया वर्क डन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, ज़्यादा क्लियर। लेकिन अब लाएंगे ट्विस्ट, अब हम करेंगे असली चेंज। अब इमेजिन बाकी सब सिचुएशन सेम है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो जब P पे आया तो फोर्स लग रहा है F1, वो जब Q तक पहुंचा तो फोर्स है F2, P से Q जाने में फोर्स की वैल्यू चेंज हुई, लेकिन इस बार इट इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब बेसिकली ऐसा कुछ है। तो फिर अब हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? हम नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, और स्ट्रेट लाइन नहीं बना तो ये ट्रेपेजियम नहीं बना। तो जैसे हमने लास्ट केस में क्या बोला था कि वो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या बन गया ट्रेपेजियम। तो वर्क डन इज डायरेक्टली एरिया अंडर दैट लाइन
और वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, तो तुमने डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल के बता दिया वर्क कितना है, क्योंकि वो फंक्शन वेल डिफाइंड था, मतलब वो स्ट्रेट लाइन था। अब यहाँ पे ऐसा होता है, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और रोड बहुत अच्छा है, तो मान लेते हैं कि यू आर ऑन सम वेरी गुड हाईवे, तो आपकी गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट है। इमेजिन, क्यों? क्योंकि आपके गाड़ी का इंजन जो फोर्स दे रहा है ना, इट इज़ कांस्टेंट, फोर्स इज नॉट चेंजिंग। उस केस में ग्राफ कैसा दिखेगा? फोर्स कांस्टेंट की ग्राफ में ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, बराबर, करेक्ट, गुड। देन इमेजिन तुमने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी और अब तुम गाड़ी को स्टार्ट करते हो और वापस से तुम उसका वेलोसिटी बढ़ाते हो, और आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो बाय इक्वल अमाउंट्स, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो फोर्स भी आता है सेम लीनियर, करेक्ट। बट इमेजिन तुम एक बहुत ख़राब रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, तो लीनियर ग्राफ नहीं हो सकता, तो जो फोर्स है इट कैनॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे कहीं पे तुमको ब्रेक भी मारना पड़ेगा, कहीं पे तुमको एक्सीट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर डायरेक्टली तो मैं फाइंड नहीं कर सकता, मुझे क्या फाइंड करना था? पहले तो क्या फाइंड करना है उसको भूलना नहीं, तुमको फाइंड करना है वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P to Q। तो हम लोग इसका ट्रिक निकालते हैं, हम बोलते हैं कि P से Q जाने में टोटल वर्क डन नहीं निकाल पा रहे ना, तो एक काम ऐसा इमेजिन कर लो कि P से Q जाने में कोई एक पॉइंट आया होगा बीच में E, तो सम पॉइंट E, बराबर। तो जब ऑब्जेक्ट इस A पॉइंट पे पहुंचा, उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, एट पॉइंट A, उसको मान लेता हूँ F। फिर हम बोलते हैं कि A से B पॉइंट पे लेके जाने में, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, dx, राइट। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया? क्योंकि इमेजिन, ऐसा मान लो, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, तो हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, A पॉइंट पे फोर्स की कुछ वैल्यू रही होगी, सम वैल्यू, और तुमको ग्राफ से मिल जाता है, इसलिए इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ग्राफ है और तुम ग्राफ से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो A पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू थी वो थी स्मॉल f, राइट। हम डायरेक्टली P से Q वर्क डन नहीं निकाल रहे, हम लोग A से Q भी नहीं निकाल रहे, हम बोल रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को P से Q मूव कर रहे थे तो रास्ते में एक पॉइंट आया A, जब ऑब्जेक्ट A पे था तब फोर्स कितना था? F। अब मैं ऑब्जेक्ट को स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करूंगा, मतलब मैं छोटा स्टेप लूंगा, एंड दैट स्टेप इज dx। तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट बाय थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया? चलो मान लेते हैं कि ये जो था, ये था B पॉइंट और ये आपका हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। डू नोटिस समथिंग, तुमने अगर अच्छे से देखा होगा ना, A से B जाने में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा चेंज हुई नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं? स्मॉल। तो जब तुम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो इवन दो फोर्स ये वेरिएबल था, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? देखो प्रॉब्लम क्या था कि मैं P से Q डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि शेप प्रॉपर नहीं था, तो डायरेक्टली मैं एरिया निकाल नहीं पाऊंगा। फिर हमने क्या ट्रिक यूज़ किया? एक साथ करेंगे नहीं, हम सोचेंगे कि P से Q ऑब्जेक्ट जब जा रहा है तो स्मॉल स्टेप्स ले रहा है, बीच में एक पॉइंट आया A, अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके कहाँ जाएगा? B पे। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है dx, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और एज यू कैन सी दिख तो रही है, अगर फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो ये A से B जाने में जो वर्क हुआ, वो कैसे फाइंड करोगे? A से B जाने में वर्क हुआ तो एरिया अंडर द फोर्स, मतलब क्या फाइंड करूंगा मैं? एरिया ऑफ ABCD,
राइट। और ये निकालना आसान है ना, क्यों आसान है? व्हाई इट इज सिंपल, दिख रहा है कि कैसा है, इट इज लाइक अ रेक्टेंगल। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब तुम लेते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि शेप का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो गया। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ तो एक छोटा स्ट्रिप बनता है और हर एक स्ट्रिप का शेप आता है रेक्टेंगल। तो तुम फाइंड कर सकते हो ना रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो dx इनटू फोर्स, करेक्ट राइट। तो हमने अब तक क्या देखा, हमको क्या फाइंड करना था, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू Q। बट प्रॉब्लम ये है कि जो वेरिएबल फोर्स है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो मैं डायरेक्टली वर्क डन निकाल नहीं सकता मैं, क्योंकि फोर्स की वैल्यू अनइवन चेंज हो रहा है। तो फिर हमने पूरे डिस्प्लेसमेंट को P से Q तक के डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। उसमें से हमने पहले देखा कि अगर ऑब्जेक्ट A पे था तो A से B जाने में कितना वर्क हुआ, तो A से B जाने में कितना वर्क हुआ, therefore वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट। मैं पूरा थ्योरी लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैंने नोट्स दिए हैं आपको, वो सब उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन है। तो वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B इज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, F इंटू dx। ज़्यादा क्लियर? लेकिन ये जो वर्क है मतलब F इंटू डी एक्स, फोर्स की वैल्यू इंटू dx क्या है वो, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ABC। है तो क्लियर? पक्का सर। अब हमको टोटल वर्क निकालना है फ्रॉम P टू Q, इंटीग्रेशन। मैंने इसके लिए आपको बहुत बार बोला था कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे भी आए वहाँ पे अप्रोच एकदम सेम है। हम लोग एक साथ कैलकुलेट करते ही नहीं है, हम लोग स्मॉल डिस्टेंस के लिए पहले देख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा, मतलब अभी क्या करेंगे, तो अभी ऐसा करेंगे, हम बोलेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट P से किसी और पॉइंट पे गया होगा, सम पॉइंट, लेट अस से सम पॉइंट, आई विल गिव इट सम नेम, C D E जो भी है E। तो इस केस में जो वर्क डन हुआ है टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम P टू E इज गिवन बाय दिस स्ट्रिप। फिर E से जाएगा किसी और पॉइंट पे, वर्क डन गिवन बाय दिस स्ट्रिप। तो ऐसे हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन हुआ होगा और सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। मैंने पहले भी बताया था, ऐड जब तुम नंबर्स को कर रहे हो और लार्ज नंबर का एडिशन उसको बोलते हैं समेशन। और अगर आप ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हो जो कंटिन्यूअस है उसको बोलते हो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमको टोटल वर्क डन मिलेगा बाय इंटीग्रेशन। देयरफॉर टोटल वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट from P to Q is W equal to इंटीग्रेशन dW। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, P से, कहाँ तक गया, Q तक, इक्वल टू इंटीग्रेशन P to Q। व्हाट वाज dW, F dx। तो ये पूरा इंटीग्रेट करके मुझे पूरा एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा, PQRS या फिर PSRQ, व्हाटएवर इट इज। ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। So this was a graphical method of finding out what is the work done by a variable force. ग्राफिकल इसको सिर्फ इसके लिए बोला है क्योंकि तुम्हारे पास ग्राफ दिया था, तो तुम जो भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो कहाँ से निकाल रहे हो, ग्राफ से। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, स्टोरी पूरा सेम है। हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, P से Q। हम टोटल वर्क डन P से Q निकालते ही नहीं है, हम बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट A पे था, मतलब P से Q जाते वक्त बीच में एक पॉइंट आया A, तब उस पर फोर्स लग रहा है F।
अब हमको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके कहाँ पे लाना है, बी पे। डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, राइट। तो मैथमेटिकल मेथड में भी ये सब सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या बताता हूँ मैं आपको। तो इन केस ऑफ मैथमेटिकल मेथड द थ्योरी इज सेम। तो हम वही सब रिपीट करेंगे कि ए से बी लेके जाने में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क डन हुआ एफ बार डॉट dx। तो यहाँ पे सिर्फ आप वेक्टर यूज करते हो, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हो। ग्राफिकल मेथड में हम वो नहीं करते, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हमको ग्राफ दिया होता है, और यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड में तुमको फोर्स का वेक्टर फॉर्म दिया होता है। फॉर एग्जांपल, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए इज 2i cap plus 3j cap plus 4k cap न्यूटन, राइट, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय लेट अस से 5i cap। तो फोर्स क्या था, 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5i cap। तो डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, कितना आएगा, 2 into 5 10, i cap dot i cap is 1, j cap dot i cap is 0, k cap dot i cap is 0, तो कितना आएगा, 10 मीटर। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है ओनली फ्रॉम ए टू बी, दिस इज फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट। सिमिलरली टोटल वर्क डन, फिर टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन हमेशा एक ही काम होता है, इंटीग्रेशन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P से, कहाँ से जाएंगे, Q। तो P टू Q F बार डॉट dx, डन। सिर्फ यहाँ पे जो F बार तुमको दिया होगा वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि जैसे ही P से Q ऑब्जेक्ट जा रहा है तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, फिर डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है। तो कौन से टाइप के वेरिएबल फोर्स होते हैं, एक होते हैं टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं। दूसरा होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, जो पोजीशन के साथ चेंज होते हैं। तीसरा होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट, जो वेलोसिटी के साथ चेंज होते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, वेलोसिटी मॉडरेट है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो मैथमेटिकल मेथड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे तुमको डायरेक्टली फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म दिया होगा। तो तुम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कर लोगे, फिर टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, राइट। तो जस्ट समरी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ ओनली थिंग इज यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर। कुछ नहीं है, हमको पहले से पता था, 10th स्टैंडर्ड में पता था, 11 में पता था कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिर्फ पता क्या नहीं था, हमने बोल दिया कि फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि फोर्स की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो उस केस में हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, राइट। लेकिन इस केस में फोर्स कैन आल्सो बी वेरिएबल। तो अगर फोर्स वेरिएबल है तो मैं अब वर्क डन कैसे फाइंड करूँ, तो 2 मेथड्स हैं, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल। ग्राफिकल मेथड में तुमको ग्राफ दिया होता है, तुम डायरेक्टली P से Q वर्क डन नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि जो शेप है फोर्स का इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि जब एकदम से नहीं हो पा रहा ना, तो छोटे छोटे पीसेस में डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर लो। P से Q जाने में स्मॉल 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 स्टेप्स ले लो, यहाँ तक क्लियर। तो जब तुम स्मॉल स्टेप्स की बात कर रहे हो, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्टेप्स, तो बीच में एक पॉइंट आया होगा, सम पॉइंट लेट अस से ए पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू है F। अब हमको देखना है कि A से B स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क dW इज F dx, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा चेंज होती ही नहीं है। हो गया 2 से 2.001 हो गया, तो सिर्फ चेंज इज 0.001, तो स्मॉल चेंज है। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज गिवन बाय एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD। फिर टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक पे, दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये भी बहुत सिंपल है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम
You can also call this as work energy principle. इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, आपको पता ही है, सिर्फ इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, आपको पता नहीं होगा. लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है और मान लो उसका इनिशियल वेलोसिटी u है. अब मैंने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब अगर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव हो रहा था तो मैंने अब उस पर फोर्स लगा दिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस. करेक्ट? तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज होगा. वेरी गुड, बराबर. वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल बन गया हाफ एम वी स्क्वायर. अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे सुन लो. ऑब्जेक्ट मोशन में था, वेलोसिटी कितना था? u. हमने क्या अप्लाई कर दिया? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो वेलोसिटी u से क्या बन गया? v. बराबर, करेक्ट, राइट. तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ एम यू स्क्वायर. अब कितना हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर. एग्री? राइट. फोर्स जब भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो फोर्स क्या करता है? वर्क करता है. बराबर. व्हाट इज वर्क? एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये वर्क कहाँ गया? पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ एम यू स्क्वायर. अब कितना हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ गया, हुआ ना इंक्रीज, राइट. तो ये वर्क कहाँ गया? ये वर्क कहाँ गया? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो जो तुमने ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया, इट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी अपने आप तो चेंज नहीं हो सकता ना. वेलोसिटी अपने आप चेंज होगा क्या? नहीं, हमको ऑब्जेक्ट पे वर्क करना पड़ता है थ्रू सम फोर्स. तो जो फोर्स ने वर्क किया, दैट वर्क अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर आपने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगा दिया, तो वर्क अपीयर्स एज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. और अगर आपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, ऑब्जेक्ट वाज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, यू अप्लाई फोर्स अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, तो इस केस में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका कम होगा. तो वेयर इज वर्क अपीयर्स एज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. हम प्रूव भी करेंगे, राइट. तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, the work done on an object, the work done on an object appears as change in kinetic energy. Change in kinetic energy. अब ऐसा नहीं है कि change in kinetic energy ही होगा, it can also be change in potential energy. वो केस टू केस डिपेंड करता है. मैंने कल आपको बताया ही था कंजर्वेटिव फोर्स के टाइम पे. ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, हमने लिफ्ट किया, मतलब हमने वर्क किया, और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया, मतलब वर्क इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ग्राउंड से एक हाइट पे आ गया, मतलब दैट काइनेटिक एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन कैन आल्सो अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन वर्क अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थ्रू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने जो वर्क किया उसने पहले काइनेटिक एनर्जी चेंज किया, और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? चेंज इन पोटेंशियल में. इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल देते हैं कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब अगर हमने फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा. तो कम कैसे हो गया फिर? So if the applied force
applied force is in the direction of motion, then work done appears as increase in kinetic energy, or if the applied force is in the direction opposite to that of motion, तो उस केस में क्या करेंगे? Okay, so if the applied force is in the direction opposite to motion, then the work done appears as decrease in kinetic energy. Correct? तो ये जो कुछ भी मैंने अभी बताया आपको, इसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा. वी आर सपोज टू आल्सो प्रूव दिस मैथमेटिकली. तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. तो लेट अस प्रूव. फिर वही केस है. इमेजिन एक ऑब्जेक्ट था, मोशन में है. तो लेट अस टेक अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने. ऑब्जेक्ट का मास है m. So let us say the object has mass m, right? Good. Imagine इसका जो initial velocity है, वो है u. अभी एग्जाम्पल लिखना कैसा हुई, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है. You have to be very natural. फिजिक्स का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग नेचर. तो तुमको जो समझा है वही सिंपल भाषा में लिख दो. वो सिंपल है. Consider an object of mass m moving with initial velocity u. फिर हमने क्या किया? फोर्स लगा दिया. तो let F be the force applied on this object. और जब भी तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट करता है. let ds be the displacement produced by this force. और अगर आपको एग्जाम में लिखने का प्रॉब्लम ही है ना, तो मैं आपको और भी सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ. एक दो स्टेटमेंट लिखना, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख के. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग, या फिर ऑब्जेक्ट इन मोशन. चलो ठीक है, और भी सिंपल कर लेंगे. उसके बाद पूरी लिस्ट बना के रख देना. लेट m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. उसके बाद ds क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया. डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. तो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स. और तुमने कितना फोर्स अप्लाई किया? स्मॉल m. तो F इज अप्लाइड फोर्स. तो दैट इज ऑल्सो फाइन इफ यू वांट टू कीप इट नीट एंड क्लीन. चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. गुड, राइट. तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में था, वेलोसिटी u था, उस पर फोर्स लग गया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया ds, राइट. व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और dw की लिखा तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, इसलिए dw. गुड. बट व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे मैंने F इक्वल टू ma इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है. इसका व्हाट इज एक्सेलरेशन बाय द वे? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. dv by dt. अब एक काम करेंगे, फिर हेरा फेरी देखा है? फिर हेरा फेरी नहीं तो देख लेना. इसकी टोपी उसके साथ, तो इधर टोपी मत फिराओ. यहाँ पे सिर्फ दो पैरामीटर्स को इंटरचेंज कर दो. अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान दो. dv को बाहर रखो, ds को अंदर रखो. और डेरिवेटिव में तो ऐसा कर ही सकते हो, चलता है. तो सिर्फ dv और ds का पोजीशन चेंज कर दो. व्हाट इज ds by dt? वेलोसिटी. तो वर्क डन इक्वल टू mv dv. आ गया, राइट. अब यहाँ भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये सब क्यों करना है. अरे बहुत सिंपल सी बात है. ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में था, तो पहले वेलोसिटी कितना था? u. तुमने फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज. तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी वेरिएबल तो dv लाना पड़ेगा ना. dv लाया, बराबर.
राइट, और dv के साथ v भी चाहिए, तो हमने ये सिर्फ इसके लिए किया क्योंकि अभी इंटीग्रेट करना है आगे कर। अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो और तुम्हारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ही नहीं तो किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट। रिमेंबर वी आर वर्किंग ऑन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में वेलोसिटी आता है, तो यहाँ भी वेलोसिटी चाहिए। इसके लिए हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लिया, तो ए को लिख दिया dv/dt, dv और ds का पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, तो ds/dt बन गया v, तो आपको मिल गया dw = mv dv। ये तो वर्क डन है इन ब्रिंगिंग स्मॉल चेंज वेलोसिटी। व्हाट विल बी टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन सुना ना, तो एक ही चीज होती है, इंटीग्रेशन dw। सिर्फ लिमिट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। वेरिएबल कौन है? वेलोसिटी, तो लिमिट्स किस पे होंगे? वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, फाइनल कितना हो गया? v। तो u to v, dw क्या है? mv dv। अब इसमें कांस्टेंट कौन? मास, तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर, सो w = m आ गया बाहर, u to v dv। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv? भूल गए? इंटीग्रेशन ऑफ x dx is x²/2, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv? v²/2। गुड। एंड रिमेंबर अगेन, फिजिक्स में स्कोर करना है तो मैथ्स लगने वाला है। देयरफॉर w = तेरा ये इसके बाद पता है क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v²/2 माइनस u²/2। अब m को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ गया हाफ m v² माइनस हाफ m u²। What is half m v²? Final kinetic energy. What is half m u²? Initial kinetic energy. तो work done appears as change in kinetic energy, मतलब in this case it appears as increase in kinetic energy। हो गया, राइट, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच देखा हमने। सबसे पहले आपको वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो इट स्टेट्स दैट वर्क डन on an object appears as change in kinetic energy if the force is applied on an object in the direction of motion, then the work done appears as increase in kinetic energy. If the force is applied on an object in a direction opposite to the motion, then the work done appears as decrease in kinetic energy. ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया विच वाज मूविंग, इनिशियल वेलोसिटी था u, इस पे एक फोर्स लगा दिया F, इस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया ds, तो ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज आल्सो स्मॉल, तो dw = f ds, बट f इज ma, तो dw = ma ds, और a क्या है? dv/dt, तो dv और ds के पोजीशंस चेंज कर दिए, तो m ds/dt into dv, लेकिन ds/dt क्या है? v है, तो वर्क डन क्या आ गया? mv dv। बट दिस इज स्मॉल वर्क डन। हमको टोटल वर्क डन निकालना था इन चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम u to v, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट, तो w = इंटीग्रेशन dw फ्रॉम u to v। dw क्या था? mv dv, m बाहर क्योंकि मास इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन v dv इज v²/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, तो हाफ m v² माइनस हाफ m u²। हाफ m v² क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट, करेक्ट। और हाफ m u² क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव। अब अगला टॉपिक है विच इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Principle of conservation of linear momentum। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये आता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। How many of you remember mathematical expression for Newton's second law of motion? F = dp/dt. Very good. So we know that from Newton's second law of motion, F = dp/dt.
मतलब rate of change of linear momentum of an object is equal to external applied force and this change takes place in the direction of applied force. वो हमने स्टेटमेंट कर देना था. What is conservation of linear momentum? अब एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें हमारे पास एक सिस्टम है या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है. इस सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट पे या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. सो इफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज जीरो, इफ F इज इक्वल टू जीरो, तो एक सिस्टम है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा, F जीरो है, तो क्या जीरो है? dp/dt जीरो है. मतलब क्या जीरो है? क्या जीरो है? dp/dt जीरो मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम जीरो है. चलो इसमें बाद में आएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे आएंगे. बराबर. तो if the external force is zero, then rate of change of momentum is also zero. मतलब मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो है. इसका मतलब क्या होगा? क्या कांस्टेंट? मोमेंटम. जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो हो वो क्वांटिटी क्या होता है? कांस्टेंट. मतलब मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट. इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. पर फिजिकली समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सिंपल भाषा में इसका मतलब ये, अच्छे से सुन लेना, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा नहीं तब तक मोमेंटम चेंज होगा नहीं. मतलब मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, then the momentum of the system remains constant. That is what it means. क्लियर आता? ये हमको सिर्फ चाहिए अगले टॉपिक को समझने के लिए, जो है कोलिजन्स. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो फ्लो है ना टॉपिक्स का, इट हैज़ टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. नहीं तो तुम पहले कोलिजन सीख रहे हो और कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम की बात बाद में कर रहे हो, तो तुमको कोलिजन समझ में नहीं आएगा. तो लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब इतना है, अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी सिस्टम होता है और एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सिस्टम होता है. तो अगर एक ऑब्जेक्ट पे या फिर एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं होगा. याद रखना. नाउ वी विल गो अहेड विद वेरी इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कोलिजन्स. अब सबसे पहले ये कोलिजन है क्या ये पता होना चाहिए. ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन व्हाट इज अ कोलिजन, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ कोलिजन, नो वन ऑफ यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ कोलिजन. व्हाट इज कोलिजन? सब ऐसा करेंगे. टक्कर. अरे हाँ टक्कर, लेकिन एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ, इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, नंबर क्योंकि 2 3 4 एक साथ आएंगे. When number of objects come together, interact मतलब टक्कर मतलब exert force on each other, और वो टक्कर मारने के बाद they scatter in different directions. इसको बोलते हैं collision. So what is collision? When number of objects come together, interact मतलब exert force on each other and scatter in different directions, then it is said to be collision. तो ये याद रखना collision क्या होता है. It is important. So when number of objects, मैं फिलहाल 2 ऑब्जेक्ट तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा. 2 ऑब्जेक्ट के लिए तुम देखोगे कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है कि तीसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमको, तो वी विल जस्ट कीप इट फॉर 2. सो व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स come together, interact. इंटरैक्शन मतलब बातचीत करना नहीं होता इधर. इनके बातचीत ही हो रही है, वैसे हम भी तो करते हैं इंटरेक्शन. हम लोग आते हैं, क्या हाल है, ठीक है, ओके, ये क्लास पे गए थे, वो क्लास गया, कौन जाएगा वो क्लास, बोर होता है. लेकिन यहाँ पे इंटरैक्शन मतलब वही है, बातचीत है, लेकिन बातचीत का तरीका अलग है. तो यहाँ पे इंटरैक्शन मतलब होता है एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करना. अगर 2 चार्जेस है तो दे विल एक्सर्ट कूलम्बिक फोर्स, जो मासेस है दे विल एक्सर्ट फोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कम टुगेदर, इंटरैक्ट मतलब एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन. तुम भी तो ये करते हो ना. चलो मेरा टाइम हो गया, मैं जाता हूँ. इनका भी हो गया बातचीत. चलो अपने अपने डायरेक्शन में गए,
scatter in different directions. गुड, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो सिस्टम यानी ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये सिस्टम बन गया। अगर इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बाहर का फोर्स जीरो हो, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ रहे हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब वो तो एक दूसरे का फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों को छोड़ के बाहर का फोर्स जीरो होना चाहिए। सो इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। सो if the external force on the system is zero, then total linear momentum of the system is conserved. Then total linear momentum of the system is conserved. Conserved मतलब constant। तो हमको दो टाइप के कोलिजन देखने हैं। कोलिजन किसी भी टाइप का हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्जर्व, क्योंकि हम ऐसा अज्यूम करके ही चलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग ही नहीं रहा। रिमेंबर दिस, करेक्ट? तो हमको कोलिजन सीखना है। कोलिजन हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग मोमेंटम कन्वर्जन की बात करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होंगे, उस केस में हमारा अजम्पशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। जो भी फोर्सेस है वो इंटरैक्शन के है, बाहर का कोई फोर्स नहीं है, करेक्ट? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फिर मोमेंटम क्या होता है? कॉन्जर्व। अब एक काम करेंगे, हम दो ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कर लेंगे। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 and m2 respectively. Let u1 is the velocity, initial velocity of first object, u2 is initial velocity of second object। मतलब कोलिजन से पहले वाले, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होता है। v1 is final velocity of first object, मतलब आफ्टर कोलिजन, एंड v2 is final velocity of second object। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये है इनिशियल वेलोसिटी किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2। ये है फाइनल वेलोसिटी, मतलब आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल वेलोसिटी किसका? ऑफ ऑब्जेक्ट 1। और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2। मतलब क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, so let us say according to conservation of linear momentum, what is the meaning of conservation? अभी तो बताया मैंने। What is the meaning of conservation? Momentum is constant, मतलब momentum before collision, that is initial momentum, and momentum after collision, that is final momentum are same। अभी constant का मतलब क्या? कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम की वैल्यूज क्या है? सेम है। लेकिन मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल का मतलब होता है सिस्टम का। इस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब पहला ऑब्जेक्ट कोलाइड होगा दूसरे के साथ, तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो उसका मोमेंटम कॉन्जर्व नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ, दूसरे का भी चेंज हुआ। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। तो एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आई हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट टोटल लीनियर मोमेंटम। सो इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हो, तीन हो, चार हो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम सेम नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो थोड़ा इमेजिन कर लो, और मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का मास था m1, उसका स्पीड था u1, दूसरे का था m2, स्पीड था u2। तो व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? m1 u1 प्लस m2 u2। मैं काम करता हूँ, इसको p1 इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस p2, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। कोलिजन के बाद
पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v1 और दूसरे का हो गया v2, तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम? m1 v1 प्लस m2 v2। तो एक काम करता हूँ, इसको p1 डैश बोलता हूँ। तो डैश मतलब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और विदाउट डैश मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो ये क्या हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। ये तो हमने सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट का लिया, लेकिन दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होने तो क्या लिखोगे? For more than two objects, you will write down m1 u1 plus m2 u2 plus m3 u3 plus mn un equal to m1 v1 plus m2 v2 plus mn vn। और जब बहुत सारे टर्म्स का एडिशन हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? समेशन। तो mi ui I runs from 1 to n equal to summation mi vi I runs from 1 to n। ये क्या था? ये था इनिशियल मोमेंटम। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम। और याद रखना, इनिशियल मोमेंटम को तो डैश नहीं लिखते हो यहाँ पे, इनिशियल है। I runs from 1 to n इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को तुमने क्या हुआ था? डैश। I runs from 1 to n हो गया, राइट। सो दिस इज सो फार अबाउट कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कोलिजन बाकी है। क्यों? क्योंकि कोलिजन दो टाइप के आपको बताया था मैंने, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन किसी भी टाइप का हो, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो, उसमें हमेशा लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व्ड रहने ही वाला है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ कोलिजन व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब कॉन्जर्व्ड लीनियर मोमेंटम, बराबर। अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, दो टाइप के कोलिजन्स हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। दोनों कोलिजन में क्या कॉन्जर्व्ड है? लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम के साथ अगर काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड हो गया, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हो इलास्टिक कोलिजन, राइट। और अगर लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व्ड नहीं है, ऐसे कोलिजन को बोलते हो इनइलास्टिक कोलिजन। तो वी विल कैटेगराइज कोलिजन इनटू टू टाइप्स। तो कोलिजन के दो टाइप हैं। तो कोलिजन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज इलास्टिक, अदर इज इनइलास्टिक। बड़बड़ बिल्कुल नहीं। आई नो व्हेन आई एम सपोज्ड टू स्टॉप, तो डोंट वरी, आई विल स्टॉप एट द राइट टाइम। इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कॉन्जर्व्ड। और इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड, लीनियर मोमेंटम is conserved but kinetic energy is not conserved। यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। गुड। देन अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व्ड है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट? पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 था, वेलोसिटी u1 था। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mv²। तो पहले ऑब्जेक्ट का मास है m1 और कोलिजन से पहले उसका स्पीड है u1, तो हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2² इक्वल टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उस पर जाता हूँ। अब इसी को तुम साइन कन्वेंशन में लिख सकते हो, समेशन
और बाय द वे दोनों में हाफ है, दोनों साइड पे हाफ है, हाफ हाफ कॉमन निकाल लिया तो क्या आया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, मतलब mi ui स्क्वायर और यहाँ पे आएगा mi vi स्क्वायर, तो हाफ और हाफ हो गया कैंसल, राइट। तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ तक क्लियर, पक्का, गुड। आई रन फ्रॉम 1 to n, आई रन फ्रॉम 1 to n। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम नहीं है, क्लियर। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं। एक केस ऐसा है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल से कम होता है। अब ये कम क्यों होता है? तो वो ऐसा है, इमेजिन हमारे पास दो बॉल है विच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। पहले बॉल का काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे का है हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। जब कोलिजन होता है ना, कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट, एंड हीट इज एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ये जो हीट जनरेट हुआ, मतलब ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आया? हमको तो पता है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये जो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट से इनका जो काइनेटिक एनर्जी था उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में, मतलब देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था और फाइनल कम है, तो फाइनल इज लेस देन इनिशियल। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। तो नॉर्मली इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल फायर क्रैकर, पटाखे, फायर क्रैकर को तुमने रख दिया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 0। तो इनिशियल कितना है? 0 है। फिर देन यू पुट फायर टू इट, ब्लास्ट हो गया। मान लो उस फायर क्रैकर के 4 टुकड़े हो गए एंड ऑल दिस 4 पीसेस आर मूविंग, तो व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m4 v4 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। फाइनल 0 है क्या? नहीं। तो फाइनल 0 नहीं है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू इनिशियल, इसका उल्टा केस। लेकिन वो कब होता है? वो तब होता है जब एनर्जी इंटरनली सप्लाई की जाए। यहाँ पे एनर्जी कहाँ से मिला क्रैकर को? अंदर जो बारूद था वो जब बर्न होता है इट सप्लाइज एनर्जी इंटरनली। तो नॉर्मली क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन में? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल। ओनली इन केस व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड इंटरनली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल। यहाँ तक क्लियर? गुड। इसके आगे का देखते हैं अभी अगले सेशन में।